हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है डाइवर्सिटी। ये जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 9th के एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। हम इसके क्या करेंगे, इनसाइड क्वेश्चन करेंगे। इसका कारण ये है कि कई बार हम जब चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरे चैप्टर से गो थ्रू हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हमसे कई बार क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम कंज्यूम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब जब हम ये लेक्चर बना देंगे, इसके बाद आप जब भी आपको रिक्वायर होगा क्वेश्चन सोल्व करने के, आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसकी इनसाइड चैप्टर में से पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है कि वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को क्यों करते हैं। दोस्तों, ऐसा ये क्वेश्चन आपके किस में दिया गया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में दिया गया है। ये कौन से हैं, इनसाइड क्वेश्चन है, लेकिन सेम क्वेश्चन कैसा है आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है। वहां पर अगर उसके हिसाब से लिखे जाए, क्योंकि वहां पर क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग करके दिया गया है, वहां पर क्या लिखते हैं हम कि किस लिए किया जाता है। तो पहला रीजन तो है कि हम उसकी इंटर रिलेशन को देख सके, किसके साथ, ह्यूमंस के साथ उसके इंटर रिलेशन को देख सकें। इस इंटर रिलेशन को और क्या कह सकते हैं हम, इंटर रिलेशन के साथ साथ इसको क्या कह सकते हैं, इंटर डिपेंडेंसी कह सकते हैं। किसके साथ, ह्यूमंस के साथ इसकी इंटर रिलेशनशिप को देख सकते हैं। ह्यूमंस के साथ क्यों देखते हैं दोस्तों, क्योंकि हम क्या हैं, होमो सेपियंस है और हम क्या है, ज़्यादा डेवलप हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने साथ इंटरलेक्शन देखते हैं ताकि हम अपना जो भी बेनिफिट है या जो भी हमारे साथ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनका बेनिफिट हम देख सकें। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम उनकी क्रॉस ब्रीड या फिर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन को देख सकें। जब हम क्रॉस ब्रीड की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रॉस ब्रीड या हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तब हमें एक जानवर का नाम याद आता है, एक एनिमल का नाम याद आता है जिसका नाम है म्यूल। म्यूल किससे बना होता है दोस्तों, एक डोंकी और हॉर्स से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर, डोंकी और हॉर्स से मिलकर बना होता है। यहाँ हॉर्स कौन सी होती है, फीमेल होती है, और जो डोंकी होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, मेल होता है। फीमेल हॉर्स को क्या कहा जाता है, फीमेल हॉर्स को मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेयर कह दिया जाता है। तीसरा तो क्या है दोस्तों, तीसरी इसकी चीज़ है जो हमने याद देखा कि ताकि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसको पढ़ने में ज़्यादा ईजी और अपनी सहूलियत हो सके। मान लीजिए हम किसी कॉलोनी में पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, तो उस कॉलोनी में क्या होगा, हम किसी को जाने पहचाने, उसके लिए क्या होगा, उसका नाम पता होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। मान लीजिए एक लड़का हमारे आसपास रहता है जिसका नाम है राहुल। उस राहुल के बारे में हम क्या पता करेंगे, पहली बात तो कि वो कैसा दिखता है, ताकि वो अगली बार हमें दिखे तो हमें रिमेंबर हो जाए कि उस प्रकार से उसका दिखना होता है, कहाँ वो रहता है, उसके फ़ोन नंबर क्या है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कैसी है। क्या 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 देखते हैं उसके अंदर, हम जनरली उसका सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं, और मोर्फोलॉजी एनाटॉमी देखते हैं। मोर्फोलॉजी किसे कहते हैं, जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसका, उसको कहते हैं। जो सेल की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी कहते हैं। यहाँ जो वर्ड है लॉजी, ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट। लॉजी नाम का जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि इसके बारे में पढ़ना, किसी भी चीज़ के बारे में। मान लीजिए किसी ने लिख दिया साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल्स। अगर किसी ने बात की है बेटा मोर्फोलॉजी के बारे में, तो मोर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बाहरी स्ट्रक्चर को पढ़ना, जो भी उसके बाहर स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पढ़ना। तो लॉजी का मतलब क्या है दोस्तों, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। हम किस लिए पढ़ते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन किस लिए होती है, तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ताकि हम उनकी क्या कर सकें, इजीली कन्विंस हो जाए हमारे लिए, उनका पढ़ना, उनके बारे में देखना पढ़ना, जो भी हम उसको आसानी से कर सकें। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 3 एग्जाम्पल बताइए रेंज के, जो वेरिएशन को हमें बताएं। तो पहला मैंने किसका एग्जाम्पल लिया बेटा, एक छोटे से मेंढक का, और दूसरा किसका एग्जाम्पल लिया है, एक बड़ी मछली का। किस क्यों एग्जाम्पल लिया बेटा, क्योंकि दोनों दोनों कहाँ रहती हैं, दोनों के दोनों ही पानी में मुख्यतः रहते हैं। मेनली कहाँ रहते हैं बेटा, पानी में रहते हैं। लेकिन फ्रॉग कैसा है, फ्रॉग की हम बात करें तो फ्रॉग कैसा है, फ्रॉग एम्फीबियंस है। कैसा है, एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस कौन से होते हैं बेटा, एम्फीबियंस वो होते हैं जो 2 जगह रहते हैं। कहाँ कहाँ, लैंड में भी, और कहाँ पर, मैंने किसकी बात की है, वाटर में भी ये रहते हैं। लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। वाटर में क्यों जाते हैं बेटा, वाटर में इसलिए जाते हैं ताकि इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, इसलिए वाटर में जाते हैं। और ब्लू व्हेल के बारे में जाते हैं, कौन कौन सी बड़ी मछली है। तो पहला मैंने किसका एग्जांपल लिया, स्मॉल फ्रॉग और बिग व्हेल का। इसमें किस क्या इंपॉर्टेंट है, साइज इंपॉर्टेंट है।
दूसरी किसकी बात की है बेटा, मैंने क्रीपर की बात की और यूकलिप्टस ट्री की बात करी है। क्रीपर्स कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रास इसका एग्जाम्पल है, क्या है, ग्रास, जो अपने घरों में घास लग रही होती है, इसका एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैंने एक ग्राउंड है, यहाँ लगाई, सिर्फ इस एरिया में लगाई है, तो ये अपने आप फैलते हुए, हमें लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप फैलते हुए पूरे एरिया में फैल जाएगी। लेकिन ये भी किसका है, ये छोटा स्ट्रक्चर है और अपने आप फैल रहा है। और यूकलिप्टस कैसा है, उसको उगाने के लिए मेहनत चाहिए। दूसरी बात, उसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, जनरली बड़ा होता है। तीसरा किसका एग्जाम्पल बेटा, ब्लैक कुकू और कलरफुल पीकॉक का। एक काले रंग का कुकू पक्षी है और दूसरा क्या है, कलरफुल पीकॉक है। कलरफुल पीकॉक बोले तो इसके अंदर कौन कौन से कलर होते हैं बेटा, क्या ब्लू होता है, यस होता है बेटा। और कौन सा होता है बेटा, ग्रीन होता है, ऑफ शेड भी होता है, थोड़ा सा ब्लैक होते हैं। जिसके सर पे जो ताज होता है ना, वो किस रंग का होता है, ब्लैक रंग का होता है। थोड़ा सा उसके अंदर व्हाइटनेस भी होती है, ऑफ शेडेड भी होता है। थोड़ा सा आपको येलोइश भी देखने का कोशिश मिलेगा बीच बीच में, थोड़ा रेडिश भी देखने को मिलेगा बीच बीच में। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, आपका ये कलरफुल पीकॉक का एग्जाम्पल है। तो हमने किसकी बात करी, क्रीपर की, यूकलिप्टस ट्री की और कलरफुल पीकॉक की हमने बात की। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज अ मोर बेसिक कैरेक्टर फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। दो कैरेक्टर दिए गए हैं और उसके बारे में पूछा कि कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी जगह जहां वो रहते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर सेल स्ट्रक्चर उनका ये इंपॉर्टेंट है। बेटा इंपॉर्टेंट दोनों है, अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तो आप दोनों ही आंसर कर सकते हो। जहां वो रहता है, मान लीजिए कोई आदमी ठंड के इलाके में रहता है, मान लीजिए कोई कश्मीर में रहता है, जम्मू कश्मीर साइड में या हिमाचल में रहता है, तो वो जैसे हमारी मैदानी इलाकों में आता है, नीचे के इलाकों में मान लीजिए हरियाणा में आते हैं तो उसको कम ठंड लगती है, या पंजाब में चला जाता है तो कम ठंड लगती है। लेकिन जैसे ही वो वापस कश्मीर में जाता है उसको नॉर्मल ठंड अपनी जो वहाँ की लगनी शुरू हो जाती है। तो एनवायरनमेंट क्या इफेक्ट करता है, आदमी की मेंटेनेंस में, बॉडी होम्योस्टेसिस वगैरह में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा सेल है। सेल क्या करता है, सेल ये प्रयास करता है कि हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से फंक्शन बेटा परफॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा लीवर है, वो कौन सा परफॉर्म करेगा फंक्शन, वो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का फंक्शन क्या करेगा, डन करेगा। क्यों करता है बेटा, क्योंकि उसका फंक्शन इसी प्रकार का है। हेपेटिक सेल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। लीवर्स के अंदर कौन से सेल है बेटा, हेपेटिक सेल्स पाए जाते हैं। ब्रेन के अंदर कौन से पाए जाते हैं, नर्व सेल पाए जाते हैं। और किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम के सेल पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेल। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट साथ में कौन कौन है, इंपॉर्टेंट साथ में आपका हाउस भी है, लेकिन हाउस इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू सेल्स। अब चौथे क्वेश्चन के आते हैं। चौथा क्वेश्चन भी सेम टाइप का लगभग क्वेश्चन है। इसने भी यही पूछा है कि सेल्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कौन सा कैरेक्टर है जो ब्रॉड डिवीजन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या आंसर लिखा है, नेचर ऑफ द सेल। और साथ में दो टाइप के सेल भी बताएं, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जहां पर भी बेटा आपको प्रोकैरियोटिक लिखा मिल जाएगा, समझ लेना इसका मतलब है कि वो प्राणी कब आया है, पहले आया है। कब आया है, पहले आया है। पहला आया तो इनऑर्गेनिक है, और क्या है उसके पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं है। क्रोमोसोम्स कितने हैं बेटा, 1 है या फिर एक भी नहीं है, ठीक है। और जो उसके सेल का जो शेप है, साइज है, वो कितना क्या है बेटा, स्मॉल है। कैसा है बेटा, स्मॉल है। और जहां पर भी यू आ जाए उसका मतलब क्या होता है, ट्रू कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे होते हैं सेल, सेल बड़े होते हैं। दूसरा क्या है बेटा, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप होगी, और क्या होगा, सेल ऑर्गेनिज्म होगी। सेल ऑर्गेनिज्म बोले तो यूकैरियोट्स में कौन कौन से सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, राइबोसोम्स हो सकते हैं, वैक्यूल्स हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, सेल्स इसके अलावा भी 2 प्रकार के होते हैं, किसके, नंबर के बेसिस के आधार पर 2 टाइप के सेल होते हैं। कैसे, एक तो यूनिसेलुलर, कौन सा बेटा, यूनिसेलुलर, और एक कौन से होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल इज फाउंड। और मल्टी सेलुलर में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक पाए जाने वाले सेल इसके अंदर मिलते हैं। मल्टी सेलुलर किसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं, मल्टी सेलुलर के। यूनिसेलुलर के जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा हुआ या अल्गी हुआ, ये किसके एग्जाम्पल हो बेटा, ये यूनिसेलुलर के हुए।
ठीक है, अमीबा कह सकते हैं इसके अंदर। यूनिसेलर किसके एग्जाम्पल है? अमीबा का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? यूनिसेलर में अमीबा का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब किसी के अंदर तो एक सेल और किसी के अंदर बहुत सारी सेल हैं। जिसके अंदर एक सेल होगा उसके अंदर क्या होगा? सारे फंक्शन उसे ही करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? सारे फंक्शन उसे ही करने पड़ेंगे। जिसके अंदर दो या दो से अधिक सेल होते हैं उसके अंदर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है बेटा? उसको डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। मतलब काम बंट जाता है काफी लोगों के बीच में। मान लीजिए एक तो आप अकेले का ही काम कर रहे हो, एक आपके 4-5 दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं, तो कौन पहले काम करेगा? जो 4-5 दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं वो जल्दी करेंगे। उसमें क्या होगा? काम बट गया। मान लीजिए किसी को कहा गया भी आपको खाना बनाना, तो एक व्यक्ति भैया आटा बना लेगा, एक सब्जी बना लेगा, एक रोटियां सेक लेगा, एक भी कुछ सलाद वगैरह काटना वो कर लेगा। यहाँ क्या करना है? एक ही आदमी को सारा काम करना है। इसलिए क्या है बेटा? जो मल्टी सेलर होते हैं वो एडवांस भी होते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? डिवाइड करने का। ऑन व्हाट बेसिस द प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट डिफरेंट कैटेगरीज। तो पहला तो क्या है बेटा? अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जो हमारा 5वां क्वेश्चन पूछता है कि एनिमल और प्लांट सेल्स को कैसे अलग करके देख सकते हैं, तो ये सब मान लीजिए सेल है। ठीक है, तो जो पहला लेयर है प्लांट्स के अंदर वो तो क्या होती है? सेल वॉल, जिसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। थोड़ी सी रिजिड होती है, इम्परवियस होती है, मतलब जल्दी से किसी को अंदर आने नहीं देती है। ठीक है, और जबकि एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा? पहली लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी होती है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल किया किसका निर्धारण करती है कि वो प्लांट सेल्स है या एनिमल सेल्स है। वैसे एक चीज और है, प्लास्टिड भी उससे पता लगाते हैं कई लोग। अगर प्लास्टिक है तो यानी कि प्लांट सेल है। किसी के सेंट्रियोल साइड से पता लगाते हैं कि सेंट्रियोल से भी कि वो प्लांट सेल्स है या एनिमल सेल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्राइमेटिव। पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से कहलाते हैं? प्राइमेटिव का मतलब होता है जो पहले आए होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनिजम्स। वो एडवांस ऑर्गेनिजम से कैसे अलग होते हैं? प्राइमेटिव कौन होता है? जो पहले आए होते हैं। उनके पास क्या था बेटा? इनऑर्गेनिक मटेरियल था। अब वालों के पास क्या है बेटा? ऑर्गेनिक मटेरियल है। कैसा मटेरियल है बेटा? ऑर्गेनिक मटेरियल। पहले कैसा था? इनऑर्गेनिक मटेरियल था। यहाँ कैसा मटेरियल है बेटा? ऑर्गेनिक। और पहले कैसा था बेटा? इनऑर्गेनिक मटेरियल था। जो प्राइमेटिव थे उसके अंदर क्या होता था? यूनिसेलर होते थे। जनरली कैसे होते थे? यूनिसेलर होते थे, यानी कि लेबर का डिवीजन भी नहीं होता था। यहाँ ये कौन से हैं बेटा जो एडवांस है? ये मल्टी सेलर, यानी कि हम हैं। हम क्या है? एडवांस्ड हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बहुत सारे सेल होते हैं और वो अलग अलग फंक्शन करने का काम करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, विल एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स बी सेम एज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ये वो ही आ गया एडवांस और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वाला जो पिछला क्वेश्चन था आपका। क्या कह रहा है कि एडवांस ऑर्गेनिजम्स और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स एक ही होते हैं? हाँ बेटा, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स और जो आपका एडवांस ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एडवांस होता है, मल्टी सेलुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जिससे सेल अरेंजमेंट के बारे में आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो सेल अरेंजमेंट में क्या करेंगे कि पहले क्या आया हुआ? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया होगा, क्योंकि सेल बनते हैं। फिर सेल से क्या बनता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स टुगेदर टिश्यू। और टिश्यू मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? ऑर्गन का निर्माण करते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? प्रोटिस्टा और मोनेरा में होता है। टिश्यू की लेवल किस में होता है? फंजाई से स्टार्ट हो जाता है लेकिन लूजली पैक होता है। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किससे आ जाता है? प्लांट्स और एनिमल से आना शुरू हो जाता है। प्लांटी और एनिमल किंगडम से आना शुरू हो जाता है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज बिलोंगिंग्स टू द किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। भाई इनके बीच में क्या डिफरेंस है बेटा जो ये तय करता है कि वो मोनेरा है या प्रोटिस्टा है? प्रोटिस्टा की खास बात याद रखना है, प्रोटिस्टा कैसा है बेटा? सिंगल सेल्ड है। कैसा है बेटा? प्रोटिस्टा कैसा है? यूनिसेलुलर है। साथ ही साथ क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, साथ ही साथ कैसा है? फोटोसिंथेसिस करने की काबिलियत रखता है। फोटोसिंथेसिस करने की काबिलियत रखता है। साथ ही साथ जो इसका न्यूक्लियाई है वो कैसा है? जो इसका न्यूक्लियाई है वो वेल डिफाइंड होता है।
न्यूक्लियाई कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोटिस्टा की। अब प्रोटिस्टा में ये सब होता है तो जाहिर सी बात है कि मोनेरा में ये सब चीज़ें नहीं होती है। मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, वेल डिफाइंड नहीं होती है, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर वेल डिफाइंड होती है। सो वी कैन से न्यूक्लियस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन क्लासिफिकेशन। इसी कारण हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है किसमें, क्लासिफिकेशन में। इन विच किंगडम यू विल प्लेस एन ऑर्गेनिजम्स विच हैव ए सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक इन फोटोसिंथेसिस। अभी तो हमने बात की है, किसकी परिभाषा देता है ये, प्रोटिस्टा की परिभाषा हमें बताता है कि प्रोटिस्टा कैसा दिखता है, भी सिंगल सेल भी होता है लेकिन यूकैरियोट भी होता है, प्रोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी भी कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है इन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन विच ग्रुपिंग will have the smallest number of organisms with maximum common characteristics and which will have the largest number of organisms। अब सबसे पहले तो हम हायरार्की समझनी पड़ेगी इस चीज़ को समझने के लिए। हायरार्की क्या होती है बेटा, हायरार्की होती है किसी भी चीज़ का ऑर्डर। क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ का ऑर्डर। हायरार्की क्या होती है बेटा, जैसे मतलब मान लीजिए कोई एनिमल स्पीसीज के बारे में बात करें बेटा, किसकी बात करें, एनिमल स्पीसीज की बात करें तो हम उसमें क्या कहेंगे कि सबसे पहले जैसे स्पीसीज आएगा, क्या आएगा बेटा, स्पीसीज आएगा, फिर क्या आएगा, जीनस आएगा, लो लिख देते हैं यहाँ पर, पहला आएगा स्पीसीज, फिर आएगा जीनस, फिर आएगा फैमिली, फिर आएगा ऑर्डर, फिर आएगा क्लास, ठीक है, फिर क्या आएगा बेटा, फाइलम या डिवीजन बोलते हैं उसको, और फिर क्या आएगा बेटा, उसके बाद किंगडम आएगा। ऐसा ही कुछ हायरार्की चलता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऐसे करके एक हायरार्की चलती है। हायरार्की मतलब किसी भी चीज़ का सिंपलेस्ट ऑर्डर, ठीक है। ये क्या करती है, क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है। जैसे किंगडम जो एनिमलिया होते हैं उसके पास सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स किस पास होते हैं, किंगडम एनिमलिया पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और किंगडम एनिमलिया में भी कोई एग्जाम्पल आपसे पूछ ली, ये क्वेश्चन आता है कि किंगडम एनिमलिया में सबसे ज़्यादा जानवर किसके पास होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा आएगा, आर्थ्रोपोडा होते हैं। आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं हमारे, आर्थ्रोपोडा में हमारे कौन से आते हैं दोस्तों, आर्थ्रोपोडा में हमारे आते हैं इंसेक्ट्स। जो भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और दूसरा क्या है, मोनेरा में सबसे कम आते हैं। मोनेरा में क्या आते हैं बेटा, सबसे कम आते हैं। और लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा होते हैं। नंबर सबसे कम है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा है। अगर मोनेरा को कैसे पहचाना जाएगा बेटे, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। जो भी न्यूक्लियर मेम्बर होगी वो वेल डिफाइंड नहीं होगी। क्या होगी बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होगी। कैसा होगा बेटा, प्रोकैरियोट्स होगा, ठीक है। और कैसा होगा बेटा, यूनिसेलुलर होगा। कैसा होगा बेटा, यूनिसेलुलर होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच डिवीजन अमोंग द प्लांट हैज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। जो बेटा अल्गियोथैलोफाइटा है उनकी जो फॉर्म होती है वो सबसे सिंपल होती है। उनके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह जल्दी से फाइंड किए जा सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर भी फाइंड किए जा सकते हैं, इसलिए उसको सिंपल कहा गया है। अब पूछा जा रहा है बेटा कि टेरिडोफाइटा, क्या बेटा, टेरिडोफाइटा फनेरोगैम से कैसे अलग हैं। तो जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं उसके पास क्या होते हैं, निक्ड एम्ब्रियो होता है। जो उसका एम्ब्रियो होता है उसके पास कोई भी कवरिंग नहीं होती है, जबकि फनेरोगैम्स के पास क्या होती है, एम्ब्रियो कवर होता है। और जो इसका क्या होता है, जो इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी साफ साफ देखने को नहीं मिलता। टेरिडोफाइट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखने को सही से नहीं मिलता है। लेकिन फनेरोगैम्स के पास क्या होता है, एक तो कवर्ड एम्ब्रियो होता है, जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी हम इजिली देख सकते हैं। एंजियोस्पर्म और जो आपका जिम्नोस्पर्म है वो कैसे अलग है बेटा, जो हमारा जिम्नोस्पर्म होता है वो तो नेक्ड होता है, और एंजियोस्पर्म कैसा होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। यानी कि फनेरोगैम्स और टेरिडोफाइट के साथ साथ इनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हाउ डू पोरीफेरा एनिमल्स डिफर फ्रॉम सिलेंट्रेटा एनिमल्स। पहले यहाँ पर पोरीफेरा के बारे में बताया गया कि पोरीफेरा कैसे हैं, और फिर बताया गया है कि सिलेंट्रेटा कैसे हैं। अगर हम पोरीफेरा की बात करें बेटा, पोरीफेरा कैसे होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर उसके अंदर पाया नहीं जाता है, यानी कि ये कैसे हैं बेटा, यूनिसेलुलर हैं। कैसे है बेटा, यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं मल्टी सेलुलर।
जो इनके अंदर होता है बेटा पोरीफेरा के अंदर क्या होता है, सीलम क्या होता है, अब्सेंट होता है। और जो लेवल होता है वो भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा के अंदर। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाउ डू एनिमल्स अफेक्ट या फिर डिफर फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स, कैसे एनेलिड्स डिफर होते हैं आर्थ्रोपोडा से। जैसे एनेलिडा तो कौन होते हैं बेटा, अर्थवॉर्म मान लीजिए। अर्थवॉर्म क्या होते हैं, जैसे आपके मान लीजिए यहाँ बारिश आ गई है, बारिश के बाद क्या होता है, छोटे छोटे केंचुली सी निकल के आ जाएंगे, ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा और सेगमेंटेड बॉडी होगी, ठीक है, ऐसे कटी हुई सी दिखेगी आपको। अर्थवॉर्म की खास बात है बेटा, अर्थवॉर्म कैसा है कि अर्थवॉर्म को कहीं से काट दे ये वापस कैसा हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेशन की पावर इसके अंदर होती है, ठीक है। अगर इसको ऊथिका से काट दिया जाए, मान लीजिए इसको किससे काट दिया जाए, ऊथिका से काट दिया जाए, तो क्या होगा, ये वापिस से रीग्रोथ नहीं कर पाएगा। केवल यही एक जगह है ऊथिका जहाँ से काटा जाएगा तो वापिस से रीग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो एनेलिडा के बारे में क्या बात करें बेटा, एनेलिडा के अंदर जो स्केलेटन होता है, कभी हड्डी देखिए अर्थवॉर्म में, कभी भी नहीं होती, स्केलेटन क्या है, अब्सेंट है। और जिसकी बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, अभी मैंने बताया था ना, सेगमेंटेड होती है, ऐसे टुकड़ों में कटी हुई होगी। ये क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बेटा कि जो मेल और फीमेल है उसके अंदर दोनों ही पाए जाते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म से अगर वो हर्माफ्रोडाइट है। ये फ्लोर्स के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए किसी फ्लोवर के अंदर मेल और फीमेल दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट फ्लोर कहा जाता है। यहाँ एनालाइट क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स है। आर्थ्रोपोडा के बारे में क्या बात है बेटा, उसके पास एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा हार्ड कवरिंग होती है, डिफरेंट सेक्सेस होते हैं, बाइसेक्सुअल्स होते हैं, अलग अलग सेक्स मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास पाया जाता है, मेल अलग और फीमेल अलग। इनके अंदर सेगमेंटेशन भी पाया जाता है। सेगमेंटेशन कैसा होता है, हेड अलग होता है, एब्डोमेन अलग होता है, और थोरैक्स रीजन क्या होता है, वो भी अलग होता है। तीनों रीजन्स क्या होते हैं, अलग होते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन किसके बारे में बेटा, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को अलग अलग करके बताओ, इसने ये कह रखा है। एम्फीबियंस कैसे होते हैं बेटा, जो पानी के अंदर भी रह सके और लैंड के अंदर भी। हमने फ्रॉग की बात की थी ना, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था, हमने एम्फीबियंस की बात की थी। फ्रॉग कैसा है, एम्फीबियंस है, ठीक है। ये क्या करता है, लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। जबकि रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जो रेंग कर चल रहे होते हैं। इनकी स्किन कैसी होती है, हार्ड होती है, जैसे कि मगरमच्छ की। कैसी बेटा, जैसे मगरमच्छ की। ये जो पानी में है, जो पानी में रहता है एम्फीबियंस, वो किसके जरिए सांस लेते हैं, स्किन के जरिए। और जब बाहर आ जाता है लैंड पर, तब किस पे सांस लेता है, अपने लंग्स पर, या अपने लंग्स पर सांस लेता है। और अंदर किस में सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है या गिल से सांस लेता है। कूदने में सक्षम होता है, कैपेबल ऑफ जंपिंग। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और रेप्टाइल्स के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। कैरिंग के चलते हैं, क्रोल करते हैं और अपने लंग्स के जरिए सांस लेते हैं। और दे कैन एग्जिस्ट इन वाटर, दे कम टू लैंड टू इनटेक ऑक्सीजन। ये भी पानी में जा सकते हैं और बाहर आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। रेप्टाइल्स की ये बात हो रही है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट डेवलपमेंट में ये क्या होता है। आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा बेटा, मेटामॉर्फोसिस। क्या पढ़ा है बेटा, मेटामॉर्फोसिस। नहीं पढ़ा है तो यहाँ नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है बेटा, पहले एग होता है, एग से क्या बनता है बेटा, लार्वा बनता है, लार्वा से कोई प्यूपा स्टेज बनता है, लार्वा प्यूपा स्टेज, ठीक है। ऐसा करता करता कहाँ पहुँच जाता है, पूरे अडल्ट में पहुँच जाता है। किसमें, अडल्ट बन जाता है। मतलब क्या हुआ, स्टेजेस पार करनी होती तभी वो क्या बन सकता है, अडल्ट बन सकता है। लेकिन रेप्टाइल्स में क्या है, वो सीधा का सीधा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और जब मेटामॉर्फोसिस होता है एम्फीबियंस में, उसको क्या कहा जाता है बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स बिलोंगिंग टू एव्स ग्रुप एंड दोज इन द मैमेलियन ग्रुप। एव्स कौन से होते हैं, एव्स होते हैं बेटा पक्षी। कौन से होते हैं बेटा, पक्षी। और जब एव्स किसकी मदद करते हैं, एव्स हमारी पोलिनेशन मदद करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एनिमोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एनिमोफिली कहा जाता है। बॉडीज कवर्ड विद फेदर्स, जो पक्षियों के जो शरीर होता है वो किससे कवर होता है, फेदर से,
यानी कि पंख से कवर होता है। दांत इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, लेकिन क्या होती है, एक चोंच होती है जो इसके खाने वगैरह में हेल्प करती है। और मैमलियंस में क्या होता है बेटा, इसके शरीर पे बाल होते हैं, दांत प्रेजेंट होते हैं और बीक नहीं होती है। मैमरी ग्लैंड्स की एक विशेषता क्या है बेटा, मैमलियंस की, इसके पास क्या होता है बेटा, एक मेमोरी ग्लैंड नाम का ग्लैंड होता है। ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड अपने बच्चों को फीड करवाने के काम आती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा, ह्यूमंस को क्या कहा जाता है, विविपेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, विविपेरस कहा जाता है। किसको, ह्यूमंस को, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं और ये अपने बच्चों का देखभाल करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, अंडे नहीं देते या फिर उनको छोड़ नहीं देते, उनका देखभाल करते हैं, उनको पैदा करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, विविपेरस कहा जाता है। मैमलियंस की एक खास बात है, जनरली फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और क्या क्या डिफरेंसेस है बेटा, एव्स में क्या पाए जाते हैं, 4 लिम्स पाए जाते हैं जो इनको हवा में उड़ने में मदद करते हैं। इनकी जो हड्डियां होती है वो होलो होती हैं और क्या होती हैं, शरीर पर धारीदार निशान होते हैं। जबकि जो मैमल्स होते हैं उनकी 4 लिम्स जो प्रेजेंट होती है वो अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए होती है, उड़ने के काम नहीं आते। हमारी मैमल्स में जो हाथ पैर हैं वो किसके काम आते हैं, चलने फिरने के, क्या बोलते हैं उसको, लोकोमोशन और मूवमेंट के काम आती है, मूवमेंट के काम आती है बेटा। इसकी बोन्स कैसी होती है, हमारी होलो होती है, हमारी तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तीसरी चीज़ क्या है बेटा हमारी बारे में, कि हमारी जो स्ट्रीमलाइन ऑफ द बॉडी इज नॉट ऑब्जर्व्ड एक्सेप्ट द वेल्स। वेल्स भी मैमल्स है क्योंकि वो विविपेरस है, उसके मेमोरी ग्लैंड्स है और उसके शरीर पे क्या पाए जाते हैं, स्ट्रीमलाइंड यानी कि धारियाँ पाई जाती हैं। ह्यूमंस के शरीर पर ऐसी धारियाँ नहीं पाई जाती हैं। ये लास्ट किसका एग्जाम्पल था बेटा, ये लास्ट एग्जाम्पल था एव्स और मैमल्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आपका कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।